नमस्कार सभी साथियों को। मैं रवि वकील आपके अपने YouTube चैनल रवि वकील फॉर कंपटीशन आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे यहाँ पे 1000 प्लस क्वेश्चन की सीरीज चल रही है जीके की, हिस्ट्री की। और ये आज 5वां दिन है। ठीक है, आज 5वां दिन है और ये सुबह पर डे 8 AM मिलती है। ठीक है, तो जो हम वीडियो जो चला रहे हैं, जो क्लास चला रहे हैं, इसको जो टारगेट किया गया है एनटीपीसी, ग्रुप डी, यूपीएसआई, स्टेट पुलिस। ठीक है, स्टेट पुलिस यानी कि यूपी पुलिस हो, दिल्ली पुलिस हो और बिहार पुलिस हो और यूपी जेल वार्डन हो, यहाँ तक कि यूपी ट्रिपल एस सी लेखपाल को लेते हुए एसएससी बैंक को टारगेट करते हुए डीआईडी एमटीएस को साथ में लेके हम चल रहे हैं। ठीक है, इसमें और ये पर डे आपको सुबह 8 बजे मिलेगी, यानी 8 बजे यानी हमारी वीडियो अपडेट हो जाती है। ठीक है, तो इस वीडियो को डेली अपडेट होने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। ठीक है, ताकि सारी वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। ठीक है, तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं इसके बारे में बात करेंगे हम। आज हम पढ़ने वाले हैं भारतीय इतिहास का मौर्यकाल। ठीक है, आज भारतीय इतिहास का मौर्यकाल पढ़ने वाले हैं हम। और इसमें हम बात करेंगे कि आज हमारे 3 मई है और आज दिन हमारा 5वां, ये तो आपको पता चली गया होगा। ठीक है, अब इसमें जो विशेष रूप से क्वेश्चन बनने वाले मौर्यकाल से, जो मौर्यकाल से भारतीय इतिहास मौर्यकाल से विशेष रूप से क्वेश्चन बनने वाले हैं, उसके ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। और जिन क्वेश्चनों को कुछ क्वेश्चनों को हम डीप में बताएंगे, जिससे अधिक एक क्वेश्चन से जो अधिक क्वेश्चन बनेंगे उसको हम डीप में बता के चलेंगे। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक बने रहें और वीडियो ज़्यादा शेयर कर दें और लाइक करना ना भूलें। ठीक है, और आप अपनी वीडियो के बारे में अपना फीडबैक जरूर लिखें कमेंट में, आपको वीडियो कैसी लगी, अच्छी या बुरी, जैसी भी लगी आप उसे कमेंट जरूर करके लिखें। ठीक है, तो चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ऑप्शन सी अशोक या ऑप्शन डी बिंदुसार। किसने निकाला भाई? तो भाई इसके बारे में बात करें, ऑप्शन ए बताओ क्या होगा, ऑप्शन ए, बी, सी या डी क्या होगा? तो इसका जो आंसर होने वाला है ऑप्शन ए सही होने वाला है। चंद्रगुप्त मौर्य ने निकाला था। किसने निकाला? यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? चंद्रगुप्त मौर्य ने निकाला था। तो चलो इसके बारे में थोड़ा सा एक विशेष के बात कर लेते हैं कि 305 ईसा पूर्व में यूनानी शासक सेल्यूकस और चंद्रगुप्त मौर्य के मध्य युद्ध, ठीक है, के बीच में युद्ध हुआ था। ठीक है, तो इसमें देखो बात करते हैं कि इसमें जो युद्ध हुआ था इनके यूनानियों के बीच में, तो कौन था? सेल्यूकस था। ठीक है, सेल्यूकस और इनके बीच में कब हुआ था? 305 BC यानी ईसा पूर्व में युद्ध हुआ था। ठीक है, ईसा पूर्व में युद्ध हुआ था। इसके बीच में क्या होता है, इनके बीच में संधि हुई थी। ठीक है, जब ये सेल्यूकस जब हारने वाला था, इसने संधि करके अपनी बेटी की शादी सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के साथ में कर दी। ठीक है, यहाँ तक ये क्वेश्चन बनने के चांस होते हैं। कब हुआ था? 305 BC में हुआ था। किसके साथ हुआ था? यूनानियों में किसके साथ हुआ था? सेल्यूकस के साथ में हुआ था। ठीक है, और जो थे इसमें क्या हुआ था, इसमें जो हारने की जब सेल्यूकस जब हारने कसा उस पर आया, कगार पे आया, तो इसने क्या संधि कर ली, एक समझौता कर लिया इसके साथ, चंद्रगुप्त मौर्य के साथ में, और कहा कि भाई मैं अपने बेटी को अपने आपके साथ शादी करता हूँ और इसके साथ में कुछ क्षेत्र को दहेज के तौर पे दे दिया। ठीक है, तो इससे ये हुआ कि इसमें इसने ये सोचा मैं इसमें हार भी नहीं पाऊंगा और इसको एक क्षेत्र तो अपना राज्य तो देना ही देना है, इसलिए मैं इसको एक दहेज के तौर में देता हूँ। तो इस तरह से अपनी बात को, इज्जत को बनाए रखने के लिए इसमें समझौता किया था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ गुजारे? चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ गुजारे भाई? काशी में, पाटलिपुत्र में, उज्जैन में, श्रवण बेलगोला में। बताओ भाई कहाँ गुजारे भाई? तो ऑप्शन इसका सही होने वाला है, ऑप्शन डी सही होगा, श्रवण बेलगोला। भाई इसमें तो श्रवण बेलगोला तो नॉर्मली पढ़ लेते हैं, लेकिन ये कभी कभी पेपर में ये भी पूछ लिया जाता है कि श्रवण बेलगोला कहाँ स्थित है? श्रवण बेलगोला कहाँ स्थित है? तो भाई ये स्थित है मैसूर में। कहाँ पे? मैसूर में स्थित है ये। ठीक है, मैसूर में स्थित है। तो आज को बारीकी समझे, ये पेपर सारे क्वेश्चन क्या पेपर में आए हुए हैं। ठीक है, पेपर आए हुए हैं, इसलिए आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं, तो आप इसको देख लेंगे। श्रवण बेलगोला अगर इसमें ये पूछ लेता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ गुजारे, तो प्रेजेंट वाले अगर जगह को ले लेगा ना, प्रेजेंट वाले जगह ले लेगा इसने, काशी, उज्जैन, तो उज्जैन वाला भी प्रेजेंट का एक वो है। ठीक है, तो पहले उज्जैन नाम था, लेकिन इसको क्या अगर इसने प्रेजेंट मैसूर शब्द ले लिया तो आप वहीं पर कन्फ्यूज हो जाओगे कि मैसूर शब्द तो हमने पढ़ा ही नहीं कहीं पे। ठीक है, तो ये इसका जो श्रवण बेलगोला में तो इसने गुजारे ही थे, लेकिन इन्होंने जो प्रेजेंट में बात किया तो कहाँ है? मैसूर में है। ठीक है, चलो भाई आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? बिंदुसार, चंद्रगुप्त द्वितीय, अशोक या बिंबिसार? बताओ कौन था भाई? कौन था भाई इसका? भाई इसका जो ऑप्शन की बात की जाए तो ऑप्शन ए, बी, सी क्या सही होने वाला है? तो इसका ऑप्शन सही होगा ए। ठीक है, बिंदुसार। बिंदुसार था इसका पुत्र। कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? बिंदुसार। अच्छा, बिंदुसार को किस और अन्य नाम से जाना था? ये क्वेश्चन बन सकता है कि बिंदुसार को किस और अन्य नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो इसको देखा जाए तो इसको बिंदुसार को अमित्र घात के नाम से जाना था। किसी ने? अमित्र घात के नाम से जानते थे, अमित्र घात।
इस नाम से भी जानते थे इसको, ठीक है। अमित घातक, तो इसमें ये भी आया था कि अमित घातक इसका उपनाम है, तो ये भी आप कह सकते हो बिंदुसार का, ठीक है। जो जो क्वेश्चन इससे पुटअप हो सकते हैं वो सारी चीज़ हम बता के चलेंगे साथ में। आगे चलते हैं। अगला है बिंदुसार का पुत्र कौन था। देखो अब ये आ गया, अभी हमने पढ़ा है चंद्रगुप्त का पुत्र कौन था, बिंदुसार। अब बिंदुसार का पुत्र कौन है, यानी इसमें ये भी क्वेश्चन भी पूछ सकता है मित्रघात का पुत्र कौन था, ठीक है। तो अशोक, चंद्रगुप्त, बिंबिसार या अजातशत्रु, कौन था भाई। तो इसमें ये है ऑप्शन, इसमें ए सही होने वाला है कि बिंदुसार का पुत्र कौन था, अशोक था, ठीक है। चलो बढ़ते आगे कि बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहाँ थी। बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहाँ थी, तो उज्जैनी, पुष्कलावती या तक्षशिला या राजगृह, बताओ कहाँ थी भाई। तो इसका जो आंसर होगा वो सी सही होगा, तक्षशिला में। तो इसके बारे में कुछ बात कर लेते हैं। आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के उत्तराधिकारी एवं उसके पुत्र बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में विद्रोह हुआ था, ठीक है। तो इसमें बात ये भी आई थी कि यहाँ पे जो अशांति थी किस कारण थी, कि इसमें विद्रोह चल रहा था। तक्षशिला में क्या चल रहा था, विद्रोह चल रहा था। अब विद्रोह किसके शासनकाल में चल रहा था, विद्रोह चल रहा था बिंदुसार के शासनकाल में, ठीक है। विद्रोह क्या चल रहा था, बिंदुसार के शासनकाल में चल रहा था। और उसने क्या किया, बिंदुसार ने जब क्या किया, जब शासन उसके जब वो चला था, विद्रोह चल रहा था, तो अपने शासनकाल में उसने अशोक को कुमार रात्यम बनाकर वहां विद्रोह दबाने के लिए भेजा, ठीक है। उन्होंने क्या है, एक मैन उपाधि देकर उसको क्या किया था, अशोक को भेजा था। तो अशोक ने वहां का विद्रोह शांत तो कर दिया, लेकिन उसने क्या किया, वहां की जो जनता के साथ में क्या किया, अपना एक प्रेम भाव भी बना लिया, ठीक है। प्रेम भाव भी बना लिया था वहां पे, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी आया था कि विद्रोह जो था, तक्षशिला का विद्रोह किसने शांत किया था, तो अशोक ने शांत किया था। अशोक को भेजा किसने था, कि बिंदुसार ने भेजा, ठीक है। और ये तक्षशिला का विद्रोह किसके शासनकाल में चल रहा था, तो बिंदुसार के शासनकाल में चल रहा था। ये चीज को ध्यान रखें, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला है कि अशोक के अधीन मौर्य राजतंत्र का सबसे सही वर्णन निम्नलिखित में से कौन सा होगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, आप इसको पढ़ सकते हैं। बताओ भाई क्या होगा। अशोक के अधीन मौर्य राजतंत्र का सबसे सही वर्णन निम्नलिखित में से कौन सा होगा, मैं बताओ। तो इसमें जो सही होने वाला है, ऑप्शन बी सही होने वाला है, केंद्रीकृत एकाधिपत्य, ठीक है। ये इसका सही होने वाला है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। आगे कि अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना से आया। अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना से आया, बताओ भाई क्या हुआ। इस चीज़ के बारे में सब लोग जानते होंगे। तो ये एक मूवी के तौर पर भी चला हुआ है। देखो ये मूवी में ही आया था, ठीक है। और बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे की क्लास में तो ये भी चीज़ आती है कि जहाँ पे जो भारी परिवर्तन आया था अशोक की, ये भी कहते हैं कि प्रशासनिक नीति में भी आया, कि उसके जीवन में भी आया, ये सारी चीज़ें कहते हैं। तो इसमें जो परिवर्तन आया था वो आया था कलिंग युद्ध के बाद में, ठीक है। कलिंग युद्ध की जो घटना हुई थी उससे क्या, इसके प्रशासनिक नीति में और जीवन में या जीवनी में या उसके संसार में या, ठीक है, सब कुछ कह सकते हो, या उसके राज्य में जो कुछ भी था उसके कलिंग युद्ध के बाद परिवर्तन आया था, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे। आगे अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवानाम प्रियदर्शी था। निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवानाम प्रियदर्शी था, ठीक, बताओ भाई क्या हुआ। तो मौर्य राजा अशोक, ऑप्शन बी मौर्य राजा चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन सी गौतम बुद्ध, ऑप्शन डी भगवान महावीर, ठीक है। तो इसमें जब हम बात करने वाले हैं, इसका जो इसका जो दे रखा है देवानाम प्रियदर्शी कौन था, तो इसका देखो ऑप्शन ए सही होने वाला है, मौर्य राजा अशोक, ठीक है। मौर्य राजा अशोक था, ठीक है। ये वही है अशोक जो राजा, ठीक है, उसी के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसको एक नाम और था, जैसे इसमें देवानाम है ना, इसमें देवानाम प्रियदर्शी, उसमें देवानाम प्रिय भी था, ठीक है। देवानाम प्रिय, इसका एक नाम था देवानाम प्रिय, ठीक है। तो इसका और क्वेश्चन बन सकते हैं इस तरह से, ठीक है। तो इसमें ये भी कह सकते हैं कि अशोक के उपनाम कौन कौन से थे, तो देवानाम प्रियदर्शी और देवानाम प्रिय, ये इसके उपनाम थे, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कि देवानाम प्रिय के नाम से कौन विख्यात है। भाई देखो यही क्वेश्चन आ गया, नहीं आ गया, अभी ये भी पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है कि देवानाम प्रिय के नाम से कौन विख्यात है। तो भाई इसको सीधे सीधा बता सकते हो आप, अभी आपने पिछला क्वेश्चन देखा है, इसके कौन है, अशोक सही होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसकी जानकारी अशोक के शिलालेखों से मिलती है। निम्नलिखित में किसकी जानकारी अशोक के शिलालेखों से मिलती है, जीवन वृत्त या आंतरिक नीति या विदेश नीति या सभी विकल्प सही हैं, ठीक है। तो इसके बारे में बात कर लें कि इसमें जो थी अशोक के जो शिलालेख से मिलती थी, जीवन वृत्त की भी जानकारी मिलती है, ठीक है, और आंतरिक नीति की जानकारी मिलती है, विदेश नीति की जानकारी मिलती है। इसलिए क्या होगा, इस ऑप्शन डी सही होगा, यानी सभी विकल्प सही हैं, ठीक है। सभी विकल्प सही हैं। सारे क्वेश्चन पेपर में पूछे गए, टेंशन रखें,
लास्ट तक आप जैसे चलते जाओगे तो बहुत सारे क्वेश्चन अच्छे अच्छे मिलेंगे, ये भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, तो दिक्कत बिल्कुल भी ना रखें, कोई भी परेशानी कुछ भी ना रखें, ठीक है। चलो भाई, अगला क्वेश्चन है कि कलिंग युद्ध के बाद निम्न में से किसने महाराज अशोक के रूपांतरण को दर्ज किया। कलिंग युद्ध के बाद निम्न में से किसने महाराज अशोक के रूपांतरण को दर्ज किया, ठीक है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, ठीक है। तो इसमें रॉक एडिक्ट द्वितीय, रॉक एडिक्ट चतुर्थ, रॉक एडिक्ट छठवां, और या रॉक एडिक्ट 13वां, ठीक है। बताओ क्या होगा इसमें जो आंसर सही होने वाला है, इसमें जो आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी सही होगा, रॉक एडिक्ट 13वां, ठीक है। तो इसमें सही होने वाला, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे। कलिंग युद्ध किस वर्ष में हुआ था, कलिंग युद्ध किस वर्ष में हुआ था, 261 ईसा पूर्व में, 263 ईसा पूर्व में, 232 ईसा पूर्व में, या 240 ईसा पूर्व में। बहुत भारी मात्रा में सवाल पूछा जाता है पेपरों में, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो मतलब कौन से हुआ था, ठीक है। बच्चे इसमें भूल भी जाते हैं, कन्फ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। ये देखो कन्फ्यूज कहाँ होते हैं भाई, ये कन्फ्यूज होते हैं इन दो डेटों में, ठीक है, इन दो डेटों में कन्फ्यूज होते हैं। तो इसके बारे में बात करेंगे भाई। अब आपको जो लग रहा हो, आपको अगर पता हो कन्फर्म, तो आप मुझे कमेंट में बता दें, नहीं पता तो यहाँ से जान लें, ठीक है। तो इसका जो युद्ध हुआ था 261 ईसा पूर्व में, यानी 261 बीसी में हुआ था। ऑप्शन इसका सही होने वाला है, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अगला है कि अशोक पर कलिंग युद्ध का प्रभाव कहाँ दिखाई देता है। अशोक पर कलिंग युद्ध का प्रभाव कहाँ दिखाई देता है, स्तंभ पर उत्कीर्ण राज्य देश पे, इस्लाम पर उत्कीर्ण 13वें राज्य देश पर, ऑप्शन सी खुदाई पे, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। बताओ भाई क्या है इसका। तो इसका जो आंसर होने वाला है, इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी सही होगा, शिलाओं पर उत्कीर्ण 13वें राज्य देश। यहाँ पे तुम्हें पता है इसने शिलाओं और अभिलेख का बहुत बड़ा, ठीक है, प्रचलन किया था अपने शासनकाल में। तो यहाँ पे क्या शिलाओं पर उत्कीर्ण 13वें राज्य देश पे इसका क्या मिलता है, इसका कलिंग युद्ध का प्रभाव देखने को मिलता है, ठीक है। चलो भाई आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस शिला राजा देश में अशोक ने कलिंग युद्ध के हताहतों का उल्लेख किया और युद्ध त्याग की घोषणा की, ठीक है। तो बताओ भाई ऑप्शन क्या होंगे, ऑप्शन क्या होने वाले बताओ भाई। तो ऑप्शन इसके देखो, ऑप्शन इसका बी सही होने वाला है, ऑप्शन इसका बी सही होने वाला है कि शिला राजा देश 13वां, ठीक है। शिला राजा देश 13वां हमने कुछ देर पहले ही पढ़ा था, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे। अब आगे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत था। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत था, तो कौन था, कौटिल्य था, सेल्यूकस निकेटर था, मेगास्थनीज था, या जस्टिन था, कौन था भाई बताओ। तो इसके बारे में बात करें तो इसके ऑप्शन सी से होने वाले मेगास्थनीज। इसके बाद थोड़ी सी डिटेल में जानेंगे मेगास्थनीज के बारे में, ठीक है। तो इसमें जो मेगास्थनीज था, तो इसमें कहा गया है कि जो मेगास्थनीज था सर्वप्रथम भारत आया था, ठीक है। मेगास्थनीज क्या था, सर्वप्रथम भारत आया था। मेगास्थनीज यूनानी ग्रीस शासक सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, ठीक। कौन था, अब देखो इसमें ये क्वेश्चन होना है कि मेगास्थनीज किसका राजदूत था। तो मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। तो देखो ये है कि इसी में से क्वेश्चन बना है कि मेगास्थनीज, इसको पलट के दे दे कि मेगास्थनीज किसके दरबार में राजदूत बन के आया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य में आया था, ठीक है। तो किसका राजदूत था वो, यूनानी सेल्यूकस का राजदूत था, यूनानी सेल्यूकस उसका, ठीक है, निकेटर का राजदूत था, ठीक है। और इसके बारे में बात करके तो इसने जो आया था, इसने एक पुस्तक लिखी थी। एक पुस्तक कौन सी लिखी थी इसने, एक पुस्तक लिखी थी इसने, कौन सी लिखी थी इस बता भाई। इसमें क्वेश्चन ये बन सकता है, इसने क्या है, एक पुस्तक लिखी थी, उसका नाम था इंडिका। क्या लिखी थी, इंडिका नाम था उस पुस्तक का, ठीक है। और ये कौन से शासनकाल में लिखी गई, ये मौर्य शासनकाल में लिखी गई। किसके शासनकाल में लिखी, मौर्य शासनकाल में लिखी गई। तो बहुत सारे क्वेश्चन पुटअप होते हैं, तो इसमें देखो एक बार रिपीट कर लेते हैं। मेगास्थनीज किसके शासनकाल में आया, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया। ये किसका राजदूत था, यूनानी सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, ठीक है। ये जो था इसने एक पुस्तक लिखी, इसका नाम क्या था, इंडिका नाम था। और ये किसके शासनकाल में लिखी गई, ये मौर्य शासनकाल में लिखी गई है, ठीक है, पुस्तक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मौर्य दरबार में ग्रीस के राजदूत का क्या नाम था। तो भाई देखो आ गया जो मेगास्थनीज जो था, ठीक है, किसके ग्रीस जो राजदूत था किसका था भाई, आगे नहीं आ गया। अभी मैंने बताया था किसका था ये भाई, बताओ, सिकंदर, मेगास्थनीज, प्लूटो या अरस्तु। भाई मौर्य दरबार में ग्रीस के राजदूत का नाम क्या था, अभी जो पिछले क्वेश्चन से आया, जो राजदूत था ग्रीस का, जो राजदूत था यानी यूनान का जो राजदूत था वो कौन था, मेगास्थनीज था। अभी हमने पढ़ा है, ठीक है। तो आगे बढ़ेंगे।
अगला कि इंडिका किसने लिखी। भाई देखो क्वेश्चन उसी में से बनाया कि इस इंडिका किसने लिखी। तो इंडिका लिखी थी किसने, अभी देखो ऑप्शन बताने की जरूरत पड़ेगी नहीं, ठीक है। इसका जो ऑप्शन A B C D जो भी कुछ दे रखा है वो आप देख सकते हो, और मैंने इसकी डिटेल मैंने पहले बता दी। तो इंडिका जो लिखी थी मेगस्थनीज ने लिखी थी। किसके शासनकाल में लिखी थी, मौर्य शासनकाल में लिखी थी, ठीक है। और किस राजा के शासनकाल में लिखी थी, तो ये लिखी थी किसके शासनकाल में लिखी थी भाई, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में लिखी थी, ठीक है। चलो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बन रहे हैं। कि अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया। अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया। तो ऑप्शन ए विष्णुगुप्त, ऑप्शन बी उपगुप्त, ऑप्शन सी ब्रह्मगुप्त या बृहदत्त। बताओ भाई क्या हुआ। तो इसमें जो सही होने वाला है ऑप्शन बी सही होने वाला है, ठीक है। उपगुप्त से अपना प्रभावित होकर क्या बौद्ध धर्म अपनाया था अशोक ने, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रसिद्ध गुरु चाणक्य निम्नलिखित से किस विद्या केंद्र से संबंधित था, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रसिद्ध गुरु चाणक्य निम्नलिखित में से किस विद्या केंद्र से संबंधित था। तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला या वैशाली। बताओ भाई कहाँ से था। तो इसमें जो ऑप्शन सही होने वाला है, इसके जो गुरु थे चाणक्य जी जो थे वो कहाँ से थे, वो तक्षशिला से थे, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अगला है कि मौर्य काल के दौरान शिक्षा का सबसे बड़ा प्रसिद्ध केंद्र निम्न में से कौन सा था। मौर्य काल के समय में शिक्षा का सबसे जो प्रसिद्ध केंद्र था वो सबसे प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था। उज्जैन, वल्लभी, नालंदा या तक्षशिला। बताओ भाई। तो इसमें जो ऑप्शन जो सही होने वाला है, इसमें जो ऑप्शन डी सही होना है, तक्षशिला, ठीक है। तक्षशिला में आज बारे में कुछ बात करने वाले हैं कि मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र तक्षशिला था। यहाँ विश्व भर से लोग पढ़ने आते थे, यहाँ पूरे विश्व से लोग पढ़ने आते थे। लेकिन पहले ये इंडिया में था, पहले कहाँ था, ये भारत में था, पहले भारत में था, ठीक है, पहले भारत था। लेकिन अब कहाँ है, अब ये पाकिस्तान में है। कहाँ है, अब पाकिस्तान में। पाकिस्तान कौन सी जगह है, पाकिस्तान में जो इस समय प्रेजेंट में जो इस्लामाबाद उसकी राजधानी है उसके निकट ही है, ठीक है। कुछ ही दूरी पश्चिम में स्थित है ये। कहाँ पे, इस्लामाबाद के पश्चिम में स्थित है। चंद्रगुप्त मौर्य ने सैनिक शिक्षा तक्षशिला से प्राप्त की थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने सैनिक शिक्षा कहाँ से प्राप्त की, तक्षशिला से प्राप्त की। और चाणक्य यहाँ का प्रसिद्ध आचार्य भी था। जो चाणक्य जो थे वो यहाँ के प्रसिद्ध आचार्य थे, कहाँ के, तक्षशिला के, ठीक है। अभी देखो पिछले क्वेश्चन में पूछा गया था कि चंद्रगुप्त मौर्य के प्रसिद्ध गुरु ये कहाँ से थे, तक्षशिला से, ठीक है। और ये भी पूछा जा सकता है चाणक्य कहाँ के प्रसिद्ध आचार्य थे, तो कहाँ के, तक्षशिला से थे, ठीक है। तक्षशिला कहाँ पे है कि तक्षशिला पहले तो भारत में थी, लेकिन अब क्या है, पाकिस्तान में इस्लामाबाद के निकट ही पश्चिम दिशा में है, ठीक है। चलो भाई कुछ ही दूरी पर पश्चिम है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के लेखक किसके समकालीन थे। अर्थशास्त्र के लेखक किसके समकालीन थे। अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन सी समुद्रगुप्त, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। बताओ भाई, पेपर में आए हुए क्वेश्चन है सभी भाई, SSC में आया हुआ है, ठीक है भाई। कहाँ, बताओ क्या है इसका जो ऑप्शन होने वाला है, ऑप्शन बी सही होने वाला है, चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन थे, ठीक है। अब ये भी आएगा कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे, ठीक है। लेखक के बारे में बात करेंगे आगे हम। चलो कि अर्थशास्त्र की रचना किसने की। अर्थशास्त्र की रचना किसने की, घनानंद या कौटिल्य या बिंबिसार या पुष्यमित्र, किसने की, बताओ भाई। तो इसने की थी, कौटिल्य ने की थी, ठीक है, कौटिल्य ने की थी। और कौटिल्य को एक नाम से भी जाना जाता है, किससे, चाणक्य से, ठीक है। चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है। तो ये इसका उपनाम कह लो या ये इसका उपनाम कह लो या कौटिल्य, ये दोनों क्या है, एक ही व्यक्ति के दो नाम है, ठीक है। तो कभी कंफ्यूज मत होना कि ऐसे कहीं कहीं तो क्या है कौटिल्य लिखाएगा ऑप्शन है, कहीं कहीं क्या है चाणक्य लिखाएगा ऑप्शन है, ठीक है। तो कहोगे भाई हमें तो सर ने बताया नहीं कि कौटिल्य बताया था, चाणक्य नहीं बताया। चाणक्य तो यहाँ है और तो कोई कौटिल्य नाम को तो है नहीं। तो भाई कौटिल्य और चाणक्य दोनों ही एक ही व्यक्ति के नाम है, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे के अशोक के शिलालेख किस लिपि में खुदे थे, ठीक है। अशोक के शिलालेख किस लिपि में खुदे थे। तो देखो इसमें बात कर लेते हैं कि मगधी, ब्राह्मी, पाली या देवनागरी लिपि। भाई किस में थे, तो जो अशोक के शिलालेख खुदे थे वो ब्राह्मी लिपि में खुदे थे। किसमें खुदे थे, ब्राह्मी लिपि में खुदे थे। ऑप्शन बी सही हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो इसका थोड़ा डिटेल में बात करते हैं कि जो अशोक के अभिलेखों में शाहबाजगढ़ी में एवं मानसेहरा के अभिलेख खरोष्ट लिपि में थे, ठीक है। अगर बात कर ले कि शाहबाजगढ़ी एवं मानसेहरा के जो अभिलेख थे किस लिपि में थे, खरोष्ट लिपि में थे। तक्षशिला एवं लगमान अभिलेख आरमेइक लिपि में, और सरेकुना अभिलेख और आरमेइक एवं ग्रीक लिपि में, ठीक है, उत्कीर्ण है, ठीक है।
इसके अलावा सभी शिलालेख लघु शिलालेख स्तंभलेख एवं लघु स्तंभलेख ब्राह्मी लिपि में उत्कृत है। ठीक है, अगर विशेष रूप से बात किया सिर्फ यही पूछा है कि उसके जो शिलालेख है किस लिपि में लिखेंगे, तो ब्राह्मी लिपि में लिखेंगे। और जो बाकी चीज़ें मैंने बताई हैं कि शाहबाजगढ़ी एवं मानसेहरा के अभिलेख किसमें, खरुष्ट लिपि में। तो ये सारी चीज़ें आप इसको बैक करके आप सुन सकते हो इसको। ठीक है, इसके बाद देख सकते हो। ठीक है, आगे चलते हैं कि निम्न में से किसने और कब पहली बार अशोक के शिलालेखों का अर्थ स्पष्ट किया था। ठीक है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, चार ऑप्शन के सामने। तो भाई देखो इसमें जो सही होने वाला है ऑप्शन डी सही होने वाला है। ठीक है, 1837 में जेम्स प्रिंसिप 1837 में जेम्स प्रिंसिप ने किए थे। ठीक है, इसका थोड़ा डिटेल में बात पढ़ेंगे हम। तो सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसिप नामक विद्वान ने अशोक के शिलालेखों को पढ़ा था। ठीक है, किसने पढ़ा था, अशोक के शिलालेखों को पढ़ा था सबसे पहले। ठीक है, लेकिन क्या हुआ, जबकि सबसे पहले 1750 ईस्वी में टिफिन थेलर ने इनको खोजा था। ठीक है, इनको खोजा था। ठीक है, और ये अभिलेख कहाँ खोजे गए थे, दिल्ली और मेरठ में खोजे गए थे। ठीक है, कहाँ खोजे गए, दिल्ली और मेरठ में खोजे गए थे। और इसकी सबसे पहले खोज किसने की थी, टिफिन थेलर ने की थी। कब की थी, 1750 में की थी। लेकिन सबसे पहले पढ़ा किसने था, अर्थ स्पष्ट किसने किया था, 1837 में जेम्स प्रिंसिप ने किया था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस प्रसिद्ध शासक को शिलालेखों का जनक कहा जाता है, किस प्रसिद्ध शासक को शिलालेखों का जनक कहा जाता है। ऑप्शन ए समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन सी अशोक, ऑप्शन डी कनिष्क। किसको कहा जाता है भाई, तो इसमें जो कहा जाता है भाई इसको अशोक को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, अशोक को कहा जाता है। इसलिए क्या है, जो शिलालेख थे सबसे ज़्यादा शिलालेख जो थे वो किसने बनाए थे, अशोक ने बनाए थे। ये भी क्वेश्चन एक बन सकता है, सबसे ज़्यादा शिलालेख थे वो किसने बनाए थे। ये शिलालेख के लिए प्रसिद्ध शासक कौन था, ये है ये। और इसमें ये क्वेश्चन बनाया किस प्रसिद्ध शासक को शिलालेख का जनक कहा जाता है। ये सारी चीज़ें इसमें दी गई है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा तत्व धम्म में वर्णित नहीं था। निम्न में कौन सा तत्व धम्म में वर्णित नहीं था। ऑप्शन ए माता पिता का आज्ञा पालन, ऑप्शन बी दान पुण्य, ऑप्शन सी भातृभाव, ऑप्शन डी संघ के प्रति आस्था। ठीक है, तो इसमें जो था, इसमें जो आंसर की बात करें तो आंसर इसमें संघ के प्रति आस्था नहीं थी। इसमें किसमें, धम्म में। ठीक है, संघ के प्रति आस्था नहीं थी कोई, इसलिए इसका ऑप्शन डी सही होगा। इसका थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं कि धम्म में वर्णित विधायक पक्षी प्राणियों की हत्या न करना, प्राणियों की क्षति न पहुंचाना, माता पिता की सेवा करना, भातृभाव, दान पुण्य, अल्प व्यय, अल्प संचय इत्यादि ये क्या किसमें शामिल थे, धम्म में वर्णित थे। ठीक है, धम्म में वर्णित थे। और धम्म में वर्णित क्या नहीं था, कि संघ के प्रति आस्था वर्णित नहीं थी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे चलेंगे, मौर्य वंश के शासन के दौरान स्थानिक कौन था। मौर्य वंश के शासन के दौरान स्थानिक कौन था, तो जिला प्रशासक, प्रांतीय प्रशासक, ग्राम प्रशासक या नगर प्रशासक, कौन था भाई। तो इसमें जो ऑप्शन सही होने वाला है, ऑप्शन ये जिला प्रशासक सही होने वाला, ऑप्शन ए सही होगा। इसमें थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे और डिटेल में तो कुछ बात करने वाले हैं कि मौर्य वंश के शासन के दौरान स्थानिक जिला प्रशासक होता था। ठीक है, मौर्य वंश के शासन के दौरान स्थानिक कौन होता था, जिला प्रशासक होता था। ठीक है, मैगस्थनीज ने नगर के प्रमुख अधिकारी को एस्ट्रोनोमाई कहा है। ठीक है, जो प्रमुख अधिकारी होता है, जो मैगस्थनीज था, जिसने इंडिका जो बुक लिखी थी। ठीक है, तो इसने क्या कहा था, इसको एस्ट्रोनोमाई कहा था। ठीक है, उसके अनुसार जिले का अधिकारी एग्रोनोमाई था। ठीक है, ये क्या था, एस्ट्रोनोमाई था। ठीक है, किसके अनुरूप, मेगास्थनी के अनुरूप। ठीक है, मेगास्थनीज के अनुरूप से। ठीक है, आगे चलेंगे। आगे क्वेश्चन है, मौर्य वंश के तत्काल बाद किस वंश ने आकर मगध राज्य पर शासन किया। मौर्य वंश के तत्काल बाद किस वंश ने आकर मगध राज्य पर शासन किया, सातवाहन, शुंग, नंद या कण्व। बता भाई, तो इसका जो आंसर सही होने वाला है, इसका आंसर सही होने वाला है शुंग वंश ने किया था। देखो उसके बाद क्या था, जो मौर्य वंश का जो कौन आया था, शुंग वंश आया था। ऑप्शन बी सही होगा। इसका थोड़ा बात कर लेते हैं कि अंतिम मौर्य शासक बृहदत्त की हत्या है। देखो इसमें एक और क्वेश्चन मिल सकता है कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था। मौर्य वंश का अंतिम शासक, अंतिम यानी लास्ट शासक कौन था, लास्ट शासक कौन था, कि बृहदत्त था। तो कौन था, बृहदत्त। ठीक है, बृहदत्त था। और ये जो शुंग जो द्वारा जो किया गया था, जो कब किया गया था, इसमें जो शुंग वंश की स्थापना कब हुई थी, 184 BC में हुई थी, 184 ईसा पूर्व में हुई थी। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन कई बने कि देखो शुरू से देखते हैं इसको कि मौर्य वंश के तत्काल बाद किस वंश ने आकर मगध पर राज्य किया, तो इसने किया, शुंग ने किया। कब किया, 184 BC में किया। ठीक है, इसका जो अंतिम शासक था मौर्य वंश का कौन था, बृहदत्त था। ठीक है, ये सारी चीज़ें बनने वाली हैं। और ये शुंग वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई,
पुष्यमित्र के द्वारा की गई। किसके द्वारा की गई? पुष्यमित्र के द्वारा की गई। चलो आगे बढ़ेंगे। अगला है मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? देखो अभी ये क्वेश्चन बन गया नहीं, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहदत्त था। ठीक है, कौन है? बृहदत्त था। ठीक है, चलो यहीं पे आज हमारी क्लास खत्म होती है और कल हमारा इसमें मौर्योत्तर काल कराया जाएगा कल। ठीक है, तो वीडियो में बने रहें, प्रतिदिन आप 8 बजे मिल जाए हमें और आपको डेली आपको ये इस तरह से क्लास मिलेंगी। ठीक है, और जो भी आपको सुझाव हो आप कमेंट में बता सकते हैं हमें, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।